आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है। भले ही वो हमें सीधे तौर पर ना दिखे। यह है बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन। हाँ, मतलब गर्भ धारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक का समय। बिल्कुल। और क्यों ये दिन इतने इतने निर्णायक हैं, खासकर पोषण और बच्चे के दिमागी विकास के लिहाज से। हमारे पास एक लेख है, पोषण और संज्ञानात्मक विकास, प्रारंभिक बचपन का महत्व। हम उसी के आधार पर आज बात करेंगे। जी। हमारा इरादा सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि साइंस क्या कहता है, भारत में क्या कोशिशें हो रही हैं, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। हाँ, और क्यों ये मुद्दा सिर्फ बच्चों की हेल्थ का नहीं है, बल्कि पूरे समाज के भविष्य से जुड़ा है ना? बिल्कुल। अच्छा, कभी सोचा है जैसे जैसे कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो शुरू के वो कुछ मिनट कितने अहम होते हैं? हाँ, जरा सी चूक और सही बात है। पोषण और सही माहौल से दिमाग का जो विकास इस दौरान होता है, वो बाद में हासिल करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। मतलब अगर ये खिड़की चूक गए तो क्या बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा? बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए इस लॉन्च विंडो के पीछे का जो विज्ञान है, उसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, विज्ञान की बात करें तो आंकड़े तो मुझे थोड़े चौंकाने वाले लगे। लेख कहता है कि 2 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग वजन में एक अडल्ट दिमाग के करीब 80% तक पहुंच जाता है। जी हाँ, 80%। सिर्फ 2 साल में। 2 साल में। और ये सिर्फ वजन की बात नहीं है। असली कहानी तो दिमाग के अंदर जो वायरिंग हो रही है उसमें है। वायरिंग मतलब सिनैप्स। दिमाग की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, उनके बीच जो कनेक्शंस बनते हैं ना, वो इस दौरान अविश्वसनीय तेजी से बनते हैं, खरबों में, बाप रे। हाँ, और प्री स्कूल की उम्र आते आते इन कनेक्शंस का जो घनत्व होता है, मतलब सिनेप्टिक डेंसिटी, वो लगभग एक वयस्क के स्तर पर पहुंच जाती है। अच्छा। और खास तौर पर फ्रंटल लोब्स, दिमाग का वो हिस्सा जो हमें प्लान करने, ध्यान लगाने, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है, उसका विकास भी इसी शुरुआती दौर में तूफानी रफ्तार से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाकर बच्चा कितना सीखेगा, कैसे सोचेगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, इसकी पूरी बुनियाद इन्हीं शुरुआती 2-3 सालों में पड़ रही है। बिल्कुल। अगर ये बुनियाद या वायरिंग किसी वजह से कमजोर रह गई, मान लीजिए खराब पोषण या सही माहौल नहीं मिला, तब बाद में उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, बाद का जो विकास है वो तो पहले बने सर्किट और क्षमताओं पर ही बनता है ना। हाँ, बात तो सही है। अगर शुरुआती सर्किट ही ठीक से नहीं बने, तो फिर कॉम्प्लेक्स स्किल्स सीखना वो बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही ठीक से इंस्टॉल ना करें और फिर उम्मीद करें कि उस पर भारी भरकम सॉफ्टवेयर चलेंगे। सही उदाहरण है। और पोषण का क्या रोल है इसमें? आपने शुरू में पोषण और दिमागी विकास को जोड़ा था। ये दोनों असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनको अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। अच्छा। दिमाग को सही ढंग से डेवलप होने और काम करने के लिए सही पोषण, मतलब सही फ्यूल चाहिए, खासकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, जिंक, आयोडीन, ये सब। लेख में ये भी जिक्र है कि 3 साल की उम्र से पहले अगर पोषण में गंभीर कमी रह जाए तो दिमाग को जो नुकसान पहुंचता है उसकी भरपाई बाद में लगभग नामुमकिन है। वो एक तरह से परमानेंट डैमेज हो सकता है। परमानेंट? क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? मतलब रिसर्च क्या कहती है? हाँ, लेख में वेल्लोर, तमिलनाडु के बच्चों पर हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बर्थ कोहॉर्ट स्टडी का जिक्र है। अच्छा, बर्थ कोहॉर्ट? हाँ, मतलब जन्म से बच्चों के एक समूह को सालों तक ट्रैक किया गया और पाया गया कि जिन बच्चों को बचपन में आयरन की कमी थी, मतलब अनीमिया का, हाँ, उनका 5 साल की उम्र में भाषा कौशल, जिसे वर्बल परफॉर्मेंस कहते हैं, और सोचने समझने की रफ्तार, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्पीड, उस पर नेगेटिव असर पड़ा। इतना ही नहीं, 2 साल की उम्र से पहले उनकी बोलने और खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता, यानी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो भी प्रभावित हुई। ये दिखाता है कि पोषण की कमी का असर कितना सीधा और कितना गहरा होता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। और लेख में एक और दिलचस्प बात थी कि सिर्फ पोषण कार्यक्रम उतने असरदार नहीं होते जितने वो कार्यक्रम जिनमें पोषण के साथ साथ दिमागी उत्तेजना, मतलब स्टिमुलेशन भी शामिल हो। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? स्टिमुलेशन मतलब? इसका सीधा मतलब है कि बच्चे को सिर्फ अच्छा खाना देना काफी नहीं है, उसके दिमाग को खाने के साथ साथ चुनौती और सीखने के मौके भी चाहिए। ओके। आप सोचिए, दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। पोषण उसे ताकत देता है, लेकिन उस ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए उसे कसरत भी चाहिए ना। हाँ, सही है। ये कसरत मिलती है खेल से, बातचीत से, आसपास की दुनिया को समझने बूझने से। जब पोषण और ये उत्तेजना, ये स्टिमुलेशन साथ साथ मिलते हैं
तो विकास सबसे अच्छा होता है। यानी बच्चे से बात करना, उसके साथ खेलना, उसे कहानियां सुनाना, ये सब सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये उसके दिमाग के विकास के लिए उतना ही जरूरी है जितना पौष्टिक खाना। बिल्कुल, ये दिमागी कसरत है। इसी से वो सिनेप्स मजबूत होते हैं जिनकी हमने अभी बात की। अच्छा। इसी से सीखने की नींव बनती है। आप देखिए ना, 3 साल का बच्चा कितनी आसानी से अपनी भाषा सीख लेता है और फिर उसे कभी नहीं भूलता। हाँ, ये तो है। हम में से कईयों को बचपन की वो नर्सरी राइम्स आज भी याद है ना? चाहे सालों पहले सुनी हो। ये सब दिमाग की शुरुआती सालों की जो अद्भुत सीखने की क्षमता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, उसी का नतीजा है। ये दिखाता है कि शुरू की सीख कितनी गहरी और स्थायी होती है। तो ये वैज्ञानिक आधार तो बिल्कुल साफ है कि पहले 1000 दिन कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हाँ। अब सवाल यह है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में इस चुनौती से निपटने के लिए क्या हो रहा है? देखिए, भारत सरकार इस चुनौती से वाकिफ है और इस दिशा में काफी कोशिशें भी हो रही हैं। सबसे बड़ा और जाना माना प्रोग्राम तो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी ICDS। हाँ, ICDS, आंगनवाड़ी वाला। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े बाल देखभाल कार्यक्रमों में से एक है। इसका नेटवर्क लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों तक फैला है और इसकी खास बात यह है कि इसमें पोषण और शुरुआती शिक्षा दोनों को साथ लेकर चलने की क्षमता है। हाँ, मैंने वो पोषण भी पढ़ाई भी पहल के बारे में सुना है। ये शायद इसी सोच का नतीजा है। एकदम सही। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ये पहल इसी विचार पर आधारित है कि पोषण और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इसका लक्ष्य है आंगनवाड़ियों को ऐसी जगह बनाना जहां बच्चों को न सिर्फ पोषण मिले, बल्कि उनकी उम्र के हिसाब से सीखने और खेलने के मौके भी मिलें। मतलब वो सिर्फ खाना खिलाने की जगह न रहें, बल्कि शुरुआती विकास का एक केंद्र बने। और लेख में नवचेतना नाम के एक नेशनल फ्रेमवर्क का भी जिक्र था, जन्म से 3 साल तक के बच्चों के लिए। ये क्या चीज है? नवचेतना एक बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण पहल है। ये असल में एक तरह की गाइड है। गाइड? हाँ, जो माता पिता, घर में देखभाल करने वाले लोग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताती है कि वो बच्चों के साथ उनकी उम्र के हिसाब से कौन सी आसान सी एक्टिविटीज कर सकते हैं ताकि उनके दिमाग को सही स्टिमुलेशन मिले। इसमें कोई किताबी पढ़ाई नहीं है, सब कुछ खेल खेल में सीखने पर आधारित है। अच्छा, किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं इसमें? क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खूबी है। लेख बताता है कि इसमें उम्र के हिसाब से करीब 140 आसान सी गतिविधियां हैं, जिन्हें 36 महीने के एक कैलेंडर में बांटा गया है। 140 एक्टिविटीज? हाँ, और बहुत सरल, जैसे बच्चे से बातें करना, उसे अलग अलग आवाजें सुनाना, चीजों को छूने और महसूस करने देना, सिंपल पजल्स या गाने, इशारों वाले खेल वगैरह वगैरह। अच्छा। मकसद है बच्चे की जिज्ञासा जगाना और उसे अपने आसपास की दुनिया से जोड़ना। और ये एक्टिविटीज खासकर तब बहुत उपयोगी होती हैं जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर का दौरा करती हैं, मतलब होम विजिट। होम विजिट? जी, वो पेरेंट्स को ये आसान तरीके से खा सकती हैं। तो अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन नवचेतना एक्टिविटीज को होम विजिट के दौरान सही से इस्तेमाल करें, तो इसका सीधा फायदा बच्चों के विकास पे पड़ेगा? निश्चित रूप से। इससे न सिर्फ ये पक्का करने में मदद मिलेगी कि बच्चों को सही पोषण मिले, बल्कि उन्हें वो जरूरी दिमागी कसरत भी मिलेगी जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ। खेल आधारित सीखने से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और पोषण की कमी से जो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, जैसे भाषा या मोटर स्किल्स में पिछड़ना, उसका खतरा कम होगा। ये पोषण और स्टिमुलेशन को जमीनी स्तर पर जोड़ने का एक ठोस तरीका है। ये प्रयास तो काफी अच्छे लग रहे हैं। मतलब ICDS का इतना बड़ा नेटवर्क, पोषण भी, पढ़ाई भी, नवचेतना, लगता है ढांचा तो मौजूद है, लेकिन क्या ये काफी है? क्या हम कह सकते हैं कि हर जरूरतमंद बच्चे तक ये सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं? लेख तो इशारा करता है कि अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। हाँ, देखिए, ढांचा मौजूद होना एक बात है और उसका पूरी क्षमता से काम करना वो दूसरी बात है। चुनौतियां तो कई हैं। जैसे पहली बात तो ICDS की पहुंच को और बढ़ाने की जरूरत है। अभी भी बहुत से बच्चे, खासकर दूर दराज के इलाकों में या शहरों की गरीब बस्तियों में, शायद इसकी सेवाओं से पूरी तरह फायदा नहीं उठा पा रहे। लक्ष्य होना चाहिए सैचुरेशन, यानी हर एलिजिबल बच्चे तक हाई क्वालिटी स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सेवाएं पहुंचाना। आपने क्वालिटी की बात की, क्या जो सेवाएं मिल रही हैं उनकी क्वालिटी हर जगह एक जैसी है? ये एक बड़ा सवाल है। क्वालिटी में सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। टेक्नोलॉजी? कैसे? सोचिए, अगर कार्यकर्ताओं के पास टैबलेट्स हों
जिनसे वो बच्चों के विकास को ट्रैक कर सकें, पेरेंट्स को बेहतर जानकारी दे सकें या खुद नई चीजें सीख सकें। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। इससे सेवाओं की क्वालिटी और मॉनिटरिंग दोनों बेहतर हो सकती हैं। साथ ही शहरी क्षेत्रों में जहां आबादी बहुत घनी है और चुनौतियां भी अलग तरह की हैं, वहां सेवाओं के विस्तार और सुधार पर खास ध्यान देने की जरूरत है। और प्री प्राइमरी शिक्षा का क्या? आंगनवाड़ियों में जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, क्या उन्हें स्कूल के लिए सही से तैयार किया जा रहा है? ये एक और महत्वपूर्ण एरिया है। पोषण भी, पढ़ाई भी इसी दिशा में कदम है। लेकिन हमें प्री प्राइमरी शिक्षा की पहुंच, उसकी क्षमता और डिलीवरी को और मजबूत करना होगा। इसमें ये भी शामिल है कि हम नियमित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी सीखने की प्रोग्रेस और उनके मानसिक सामाजिक कल्याण का आकलन करें। तभी हम जान पाएंगे कि हमारी कोशिशें कितनी सफल हो रही हैं और कहाँ बदलाव की जरूरत है। सिर्फ बच्चों को आंगनवाड़ी ले आना काफी नहीं है, वहां उन्हें मिल क्या रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। एक और पहलू जो लेख उठाता है वो है महिलाओं के काम करने और क्रेच मतलब शिशु गृह की जरूरत का। ये कैसे जुड़ता है इस पूरी कहानी से? ये बहुत गहराई से जुड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों, काम करें, तो उनके बच्चों की देखभाल की सुरक्षित और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खासकर छोटे बच्चों की। सही बात है। अभी क्रेच की सुविधाएं बहुत सीमित हैं। हमें इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। लेख ये भी सुझाता है कि हमें अलग अलग मॉडल्स आजमाने होंगे। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले क्रेच, समुदाय आधारित क्रेच और यहाँ तक कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले क्रेच भी। जब महिलाओं को ये चिंता नहीं होगी कि उनके काम पर जाने के बाद बच्चों की देखभाल कौन करेगा और कैसी होगी, तभी वो सही मायने में वर्कफोर्स का हिस्सा बन पाएंगी। और ये न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि बच्चों के शुरुआती विकास के लिए भी अच्छा है, अगर क्रेच अच्छी क्वालिटी के हों। तो ये सब बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाती हैं। ये पहले 1000 दिनों पर ध्यान देना आखिर क्यों इतना जरूरी है? सिर्फ एक हेल्थ इशू के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक और आर्थिक नजरिए से। क्योंकि जैसा लेख कहता है, हम वही हैं जो हम खाते हैं और जो हम सोचते हैं। और जो इन शुरुआती नाजुक सालों में खो जाता है, उसे बाद में पूरी तरह वापस पाना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ बच्चों को स्वस्थ रखने की बात नहीं है, ये उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका देने की बात है। ये महिलाओं को सशक्त बनाने की बात है, ताकि वो समाज में बराबरी का योगदान दे सकें। और आज के बदलते दौर में ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है ना? जी। हम ऑटोमेशन, मशीनीकरण की बात कर रहे हैं, जहां शायद भविष्य में कम स्किल वाले कामों की जगह ही न रहे। बिल्कुल। भविष्य का जो जॉब मार्केट है वो उन लोगों के फेवर में होगा जिनके पास अच्छी कॉग्निटिव स्किल्स होंगी, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, सीखने की क्षमता। इन सभी क्षमताओं की नींव बचपन में ही पड़ती है। अगर हम शुरुआती सालों में बच्चों के पोषण और दिमागी विकास पर निवेश नहीं करते, तो हम भविष्य के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने का जोखिम उठा रहे हैं जो शायद आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार न हो। ये निवेश, ये भविष्य के ह्यूमन रिसोर्स में निवेश है। लेख में भारत में स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से लंबाई कम रह जाने की चुनौती का भी जिक्र है। बताया गया है कि 1993 से 2021 के बीच सुधार तो हुआ है, लेकिन रफ्तार काफी धीमी है। हाँ, धीमी है। इस रफ्तार से चलें तो 10% का लक्ष्य 2075 तक ही हासिल हो पाएगा। हाँ, और ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, स्टंटिंग सिर्फ लंबाई का मामला नहीं है। ये अक्सर खराब पोषण और बार बार होने वाले इन्फेक्शन का नतीजा होता है, और इसका सीधा संबंध बच्चे के दिमागी विकास में कमी से भी है। सवाल ये है कि क्या भारत 2047 यानी अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी गति को दोगुना कर सकता है? क्या मुमकिन है? अगर हमें ये करना है तो हमें इन्हीं पहले 1000 दिनों की क्रिटिकल विंडो का पूरी तरह से लाभ उठाना होगा, जहां पोषण और दिमागी उत्तेजना दोनों पर बराबर और प्रभावी ढंग से ध्यान दिया जाए। कोई और रास्ता नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निचोड़ यही निकलता है कि जीवन के वो पहले 1000 दिन गर्भधारण से दूसरे जन्मदिन तक सचमुच एक ऐसा सुनहरा अवसर हैं जो दोबारा नहीं मिलता। बिल्कुल, एक ही बार मिलता है। इस दौरान मिलने वाला पोषण और दिमागी उत्तेजना, ये दोनों अविभाज्य रूप से जुड़े हैं और न सिर्फ एक बच्चे का बल्कि पूरे समाज का भविष्य तय करने की ताकत रखते हैं। ये वो नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं।
अगर हम वाकई मानते हैं कि इन शुरुआती सालों का असर इतना गहरा और स्थायी है, तो क्या हम एक समाज के तौर पर अपनी प्राथमिकताएं और अपने रिसोर्स एलोकेशन को इस तरह से बदल सकते हैं कि इस नाजुक नींव पर सही मायने में निवेश हो सके? हाँ, एक बड़ा सवाल है। क्या हम इसे सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा मानने के बजाय एक बुनियादी आर्थिक और सामाजिक रणनीति के तौर पर अपनाने के लिए तैयार हैं, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे? इस पर विचार करना जरूरी है।